करते हैं फिर। ई डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। XYZ Limited engaged in the business of manufacturing and sale of chemicals has incurred the following expenditure for the tax year 2025. Rupees 150,000 given as a scholarship to Mr. Shamir, a citizen of Pakistan, for his technical training in connection with the scheme approved by the Federal Board of Revenue under the relevant position of the law. Mr. Samil is not an employee of XYZ Limited. Sir जी, 1.5 lakh रुपए given as a scholarship with a scheme approved by FBR under the relevant provision of the law. मिस्टर समील एम्प्लॉय नहीं है सर जी। अगर आप उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं और स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर से करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं और स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर से करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अलाउड एज डिडक्शन, चाहे वो आपका मुलाजिम नहीं है तो भी। यही इसका जवाब। मेंटेनेंस ऑफ XYZ लिमिटेड रिकॉर्ड हैज बीन आउटसोर्स। XYZ के शेयर्स का रिकॉर्ड आउटसोर्स किया गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 4 लाख इंक्लूडिंग द फी पेड ऑफ रुपीज 2,45,000 टू इंक्रीज द कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल। जी हाँ भाई, भाईजान बात समझ में आ रही है? मेंटेनेंस ऑफ XYZ का शेयर आउटसोर्स हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर थे 4 लाख के। अच्छा, अब याद रखना, जो 2,45,000 पे ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने का खर्चा किया गया है, ये खर्चा कैपिटल नेचर का है, ये तो माइनस नहीं होना। अलबत्ता 4 लाख में से 2,45,000 निकाल दो तो पीछे रह जाएगा 1,55,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये 1,55,000 जो है ये एज डिडक्शन अलाउड। ले पॉइंट 3 कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीज 2 लाख टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैं तो नहीं आगे पढ़ रहा भाई, हमने पहले कहा था रिकग्नाइज लाओ ना, अनरिकग्नाइज तो लाओ। अब आगे उसने टैक्स डिडक्शन का अरेंजमेंट किया है नहीं किया वो सब बात रेलिवेंट हो गई। 3.5 लाख रुपया कैश में पे किया है मोटरसाइकिल टैक्स देने के लिए, मोटर व्हीकल टैक्स देने के लिए। सर 3.5 लाख रुपए कैश में पे किया है। पे क्या कर रहे हैं भाईजान? टैक्स की अमाउंट जितनी भी पे की जाए कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड एज डिडक्शन है। आपने रूल पढ़ा हुआ है, अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख ज्यादा हो, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 25,000 ज्यादा हो, पेमेंट कैश में हो, अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। पढ़ा हुआ है ना? इस रूल की एक्सेप्शन में आपने पढ़ा हुआ है, यूटिलिटी नहीं आता, फ्रेट नहीं आता, ट्रेवल फेयर नहीं आता, पोस्टेज नहीं आता, टैक्सेस, फी, फाइन और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पे करना इसकी एक्सेप्शन में पढ़ा हुआ है ना सर। ये टैक्स उसकी एक्सेप्शन में फॉल करता है। पॉइंट नंबर 5, रुपीज 5 लाख पेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। आपने एसेट की वैल्यूएशन की है, आपने 5 लाख रुपए पे किया है एसेट को वैल्यू करने के लिए, विच XYZ इंटेंडेड टू एक्वायर। जी भाईजान, ये एसेट्स को वैल्यू किया आपने, एसेट्स को वैल्यू किया है आपने। से मेरा पॉइंट भी करें, ये वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की बात करें। आपने एसेट्स को वैल्यू किया है 5 लाख रुपए पे करके,
तो इसका मतलब है कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। आपने ऐसे को इसलिए वैल्यू करवाया कि आप खरीद सके वो इदारा, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। 45,000 रुपया कमिश्नर ने किया है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो यह फाइन है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सातवीं बात, न्यू कंप्यूटर को परचेज किया था 3 लाख रुपए का, न्यू कंप्यूटर को परचेज किया था 3 लाख रुपए का, फॉर विच इंस्टॉलेशन कुड नॉट बी मेड अंटिल 15 जून 2025। जी भाई, सर जी इसमें खास बात यह है कि नया कंप्यूटर खरीदा है 3 लाख रुपए का, फॉर विच इंस्टॉलेशन कुड नॉट बी मेड अंटिल 15 जून 2025। आपने कंप्यूटर खरीदा, वो तो कॉस्ट में शामिल नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन शामिल होगी, लेकिन तब होगी जब वो डेप्रिशिएबल एसेट बना। डेप्रिशिएबल एसेट तब बनता है जब वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है। वो अवेलेबल कब हुआ है? साल गुजरने के बाद, तो कोई डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हो। कंपल्सरी एनुअल फी ऑफ ₹4 लाख पेड इन कैश टू द इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जी, एनुअल फी कितनी पे की है? 4 लाख कैश। कंपल्सरी एनुअल फी ऑफ ₹4 लाख पेड इन कैश टू द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कंपल्सरी एनुअल फी कितनी? 4 कैश में पे किए। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये अलाउ है क्योंकि फी है, और फी भी कोई किस इदारे को जमा कराई है? सरकार। डोनेशन इन काइंड टू अ रिलीफ फंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी, डोनेशन इन काइंड टू अ रिलीफ फंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी भाई, सर जी डोनेशन तो अलाउ है, डिडक्शन। अच्छा जी, अगर 15,30,000 रुपए खर्च किए हैं एक एक इंजीनियर की ट्रैवलिंग पर, जिसने हमने बाहर से जापान से खरीदनी थी मशीन, उस मशीन को खरीदने के लिए हमने अपना एक इंजीनियर टेक्निकल मैनेजर भेजा है कि मशीन को चेक कर गया कि क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, और उसके वहां पे जाने पे, रुकने पे, रहने पे, चेक करने पे टोटल 15,30,000 का खर्चा है। तो क्या ये एज डिडक्शन लाओ होगा? सर मशीन खरीदने के लिए ये खर्चा किया गया है, ये इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ये कैपिटलाइज होगा और इनकम में से माइनस नहीं होगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, cash flow statement shows that an amount of ₹2 million has been paid as legal and professional charges to one of the company's consultant। कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बताया है कि अमाउंट कितनी थी, 2 मिलियन की, वो पे की गई है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस के तौर पे टू वन ऑफ द कंपनीज कंसल्टेंट। द सेड अमाउंट वाज ओवरड्यू सिंस टैक्स ईयर 2017। अब बड़ी ध्यान से कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये पता चला है कि 2 मिलियन की टैक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चला है कि 2 मिलियन के लीगल और प्रोफेशनल चार्जेस जो थे वो इनकम में से माइनस हुए। 2 मिलियन के लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पे किए गए हैं, कब? टैक्स ईयर 2025 में। अच्छा, ये खर्चा कब से आउटस्टैंडिंग था? 2017 से। बड़ी ध्यान से सुनना, 2017 से खर्चा आउटस्टैंडिंग था। 18 में भी पे नहीं किया, 19 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, तो 21 में क्या होगा? इनकम में दोबारा शामिल हो जाएगा। 22 में भी पे नहीं किया, 23 में भी पे नहीं किया, 24 में भी पे नहीं किया, 25 में पे किया। अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस करने की इजाजत
होगी, दोबारा इनकम में से माइनस करनी की। तो सर समझ आ रही है? XYZ Limited entered into a forward contract for the, सर जी ये करवा दिया था, ये स्पेकुलेशन के साथ मैंने करवाया है। E3 ये E4 तो हो गया था, E5, सर E5 का 5.9 का सी रहता था, वो भी मैंने करवा दिया था। यस और नो? E6 वो भी करवाया है, E7 वो भी हो गया, E8 ये नहीं हुआ। सर E8 पर चलते हैं, E8 निकालेंगे। Briefly explain the tax treatment in respect of each of the following independent situations. Aiza Private Limited has revalued its building in accordance with the international accounting standards and consequently charged depreciation on the revalued amount. आयजा ने रीवैल्यू की है बिल्डिंग को इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली चार्ज डेप्रिसिएशन। Revalued its building in accordance with international accounting standards and consequently charged depreciation on the revalued amount. Aija Private Limited during the year has opened an overseas office in France and has claimed initial allowance and depreciation on eligible depreciable asset purchased by the जी रीवैल्यू किया है बिल्डिंग in accordance with IAS and consequently charged depreciation on the revalued। जी भाई, भाईजान टैक्स वाले ना रिवैल्यूएशन को मानते हैं ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को। दूसरे पॉइंट में क्या था, ओवरसीज ऑफिस खोला है ना फ्रांस में, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में खुलेगा तो ही नीचे अलाउंस मिलेगा, अलबत्ता डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। तीसरे नंबर पे इंपेयरमेंट की बात की, टैक्स वाले इंपेयरमेंट को नहीं मानते। चौथे नंबर पे उसने बात की अगर एक एसेट आइडल पड़ा हुआ और इस्तेमाल ही नहीं हो रहा बिजनेस में, और अगर एक एसेट आइडल पड़ा हुआ और इस्तेमाल ही नहीं हो रहा बिजनेस में, तो सवाल ये पैदा होता है तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल व्हीकल बेचकर पैसा कमाता है भाईजान, वो किसी हेड में फॉल नहीं करता। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको फॉरेन करेंसी पर रीवैल्यूएशन हुई है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इट्स फॉरेन करेंसी बिजनेस एट द ईयर एंड, द गेन कंप्राइज ऑफ बोथ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड अमाउंट। On May 25, MS Sana purchased a vehicle not flying for hire amounting to rupees 8210000 to be used solely for the purpose of her business. While preparing the tax return, she has claimed initial allowance and depreciation as per the prescribed rates given in the Income Tax Ordinance 2001 for the full year on rupees 8210000। लो सर, मई 2025। बड़ी ध्यान से, ये बहुत अच्छा सवाल है। सना ने परचेज की व्हीकल जो नॉट फ्लाइंग फॉर है, कितने की? 8210000।
व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर का मतलब है ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिल। दूसरे नंबर पे इसका मतलब है कि मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है, 7,510,7,500,000 यार 7.5 मिलियन है। तो भाई उतने इनिशियल अलाउंस मिलना नहीं है, उतने पर डेप्रिसिएशन मिलना। He has claimed initial allowance and depreciation as per the prescribed rate given in the income tax ordinance 2008 for the full year on 8/2/1000. April 2025 Mr. Azhar purchased accounting software amounting to rupees 5 million. The software has a useful life of 30 years. Mr. Azhar has charged full year amortization on straight line basis over the useful life of the software. जी सर जी, मैक्सिमम अलाउड यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स है, शाबाश। और 1 अप्रैल को लिया है, डेज की बेस पर अपोर्शन करेंगे, अप्रैल मई जून 91 डिवाइड बाय 365। यार पॉइंट पिक कर रहे हो, ये इसमें आना था जिसको पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 सर जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था 2,10,000 रुपए का। पॉइंट ये है कि जिस वक्त आपने रिकॉर्ड किया उस वक्त टैक्स काटना होता है, या जिस वक्त पेमेंट करें उस वक्त टैक्स काटना होता है? जिस वक्त पेमेंट करें उस वक्त टैक्स काटना होता है। आपने जब पेमेंट की है, आपने जब पेमेंट की है उस वक्त टैक्स काटना है। 2,10,000 मुश्किल तो नहीं लग रहा? 2,10,000 entertainment expense payable amounting to 2,10,000 has been debited to profit and loss account of ABC Limited. The company has not deducted any tax on the said expense. ABC Private Limited has charged depreciation according to the rate admissible under the tax laws amounting to 125. सर जी 2,10,000 की स्टोरी समझ आ गई ना? रिकॉर्ड करते हुए टैक्स नहीं काटना था, पेमेंट करते हुए काटना था, ये ऐसे डिडक्शन ला होगा। हाँ, अगली बात सुनो, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 1.25 मिलियन की ऑन मशीनरी टेकन ऑन लीज। भैया आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन लीज एसेट की माइनस करने की इजाजत नहीं होती, इसे ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक करेंगे, लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत होती है। पॉइंट समझ आ रहे हो ना? और जब लीज एसेट ओन में ट्रांसफर होता है, वो कहता है 30 से लीज ओन में ट्रांसफर होता है, तो मेच्योरिटी के ऊपर कौन सी वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू या डब्ल्यूटीवी या नेचुरल वैल्यू? शाबाश, दिस वाज E8। अच्छा जी, E9 भी करवा दिया था, E10 भी करवा दिया था। 10 में कोई मसला? सारे आसान थे। इसमें 10 वाले में ये एक पॉइंट ट्रिकी था, और इसमें क्या पॉइंट, क्या बात करने वाली थी? यही बात करने वाली थी कि भाई अपोर्शन करना था फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर। यार पॉइंट समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर पे आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल था।
भाई आ जाए बात में, पॉज कीजिएगा यार। तुमको बताएं कि क्लास व्हाट्सएप मैसेज करें क्लास कुछ थोड़ा आगे जाऊँ ना। लो सर, list the situation under which an asset owned by the person shall be treated to have been disposed of. किन सर्कमस्टेंसेस में समझा जाएगा एसेट डिस्पोजल? डिस्पोजल रिटर्न लगाना था सर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल को पास पेपर में किया है सर जी, ये आपकी होम असाइनमेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉस्ट बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउ होती है यार, पॉइंट समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मिनिमम टैक्स रिजीम वाला सवाल है, आपको मैंने वीडियो भेजी है संडे वाले दिन, आपने कहा था हम देखेंगे, अगर अब तक नहीं देखी तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 फिर डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट। बेचा कितने का? 50 मिलियन का। खरीदा कितने का था? सेल प्रोसीड। यार ये किया हुआ सवाल, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो तो कॉस्ट को किसके बराबर ले लेते हैं? सेल सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर ले लेते। ठीक हो गया सर? दिस वाज शम्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने एक्सपोर्ट। सर डेप्रिशिएबल एसेट है, एक्सपोर्ट हो गया। डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ बशीर एसोसिएट। जी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है, 8.1 मिलियन लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 20 का पहले करवा दिया हुआ है। पार्ट ए क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट डिस्पोज हुई है, कराची से घाना गई, कराया हुआ है। पार्ट 1 क्या हुआ? डेप्रिशिएबल एसेट अगर एक्सपोर्ट होगा तो हम सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर लेंगे, गेन जो निकलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर निकलेगा। सर ये मैंने पढ़ाया है सर जी। गाना मुल्क है और गाना शादी वाला कह रहा हूँ? नहीं भाईजान, गाना एक मुल्क है। ठीक है, ये इसलिए से अगला स्टाफ है। और समझ आ गई सर जी। क्वेश्चन नंबर 10 प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन या कंडीशन फॉर द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट। जी सीधा सीधा रट्टे वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड एडमिसिबल डिडक्शन। जी तो यार डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? रिगार्ड एजुकेशनल एक्सपेंस। और एडमिसिबल डिडक्शन कोई भी खर्चे लिख दीजिए, रिसर्च लिख दें, बैड डेट लिख दें, पेंडिंग लिख दें, लीज लिख दें, प्रॉफिट ऑन डेट, कोई भी खर्चे लिख। क्वेश्चन नंबर 12 चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। सर जी आप अक्रूवल से रिसीट से अक्रूवल की तरफ जाना चाह रहे तो कमिश्नर को दरखास्त दें, कमिश्नर अगर नीड देखेगा और उस बेस पर इजाजत देगा। क्वेश्चन नंबर 13 इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज की है कैश में 7.5 मिलियन से ज्यादा की, सॉरी 5 मिलियन से ज्यादा की भी तो बैंकिंग चैनल के जरिए करेंगे। यार पड़ा हुआ है ना वो वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14
For the purpose of this part of question, assume that the day today is 31 August 2022. During the year ended 30 June 2022, Faster and Company started a new project. Following information is available. Incurred rupees 5 million on feasibility study of the project. भाईजान कितने इनकर किया है? 5 मिलियन खर्च किए फिजिबिलिटी के ऊपर। फिजिबिलिटी क्या है? प्री कमेंसमेंट है। वो कहता है लाउबल डिडक्शन की बात करें, भैया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पूरा नहीं होगा, स्टेट लाइन यार ऐसा ही पड़ा हुआ ना, तो भाईजान 1 एज डिडक्शन। इसने लोन लिया है 2 मिलियन AED अरब एमिरेट्स के दिरहम का। कितना? obtain a 3% loan of AED 2 million from a UAE bank on 8 January 2022 for the purchase of plant and machinery. The interest is payable annually and the principal amount is repayable at the end of the tax. %3 loan, AED 2 million for the purchase of plant and machinery. The interest is payable annually and the principal amount is repayable at the end of the tax year. हाँ भाई, अच्छा आपने इससे परचेज किया ना प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 150 मिलियन। एक्सचेंज रेट भी उसने दिया हुआ है। अब बात यह है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 150 मिलियन। आप बताइए फ्लक्चुएशन कितनी है रेट की? रूल कौन ये सर में अप्लाई कर रहा है कि ये वाला रूल अप्लाई कर रहा है कि भैया रेट में तब्दीली आ गई, 50 से 55 हो गया, 5 की तब्दीली आ गई। कितने का लोन था? 2 मिलियन का लोन था, तो कितने का फर्क पड़ गया? 10 मिलियन का। और सर समझ आ रही है? 160 मिलियन की कॉस्ट हो गई। अब इनिशियल अलाउंस निकालेंगे तो वो 160 का 25% बनेगा और डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 160 माइनस 40 का 15%। जी वो पॉइंट समझ आ रहा है? इनिशियल अलाउंस भी हो गया 40 और डेप्रिसिएशन भी हो गई 8। अच्छा जी आगे चले। इनिशियल, अच्छा अभी इंटरेस्ट रह गया। सर जी कितना लोन दिया है? 2 मिलियन का। कितने परसेंट पर? कितने अरसे के लिए? 6/12 है ना, 2 × 3% इंटू 6/12। और आखिरी बात क्या है बोला? 2 × 3 इंटू 6/12। आखिरी बात क्या है? 2 × 3 इंटू 6/12 इंटू एक्सचेंज रेट। जी क्या एक्सचेंज? एवरेज रेट लेते हैं हमेशा इंटरेस्ट के लिए। जी सर बताइए। 1.5। सर ये 4 नंबर का सवाल है और इसमें 4 आइटम्स दी जाएगा। समझ गए? ऐसे करना। तो बेसिकली ये वो वाला सवाल था। मुश्तबा हसन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैशनट प्रोसेसिंग, ये करवा दिया था।
Masoom is the sole owner of the business that is engaged in trading of furniture. During the year, the following transaction took place. उसने 3 मिलियन का फर्नीचर जो है वो विड्रॉ किया बिजनेस से और अपनी बेटी को उसकी शादी पर तोहफे के तौर पे दिया है. द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर सेट वाज 2.5 मिलियन. जी, अगर आपने अगर आपने बिजनेस का एसेट पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है तो उसे डिस्पोजल समझा जाएगा. किस वैल्यू पे डिस्पोज किया है सर जी? इस केस में उसने विड्रॉ किया है 3 मिलियन बिजनेस के लिए ना. तो कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर कितनी थी? 2.5 मिलियन. सर कॉस्ट 2.5 मिलियन थी और वर्थ उसकी 3 मिलियन. वो कहता है डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट. टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो और इसे क्या समझा जाएगा? अब इसमें दो बातें. अब इसमें दो बातें. एक बात तो ये बनती है कि हम इसको फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पे समझे बिजनेस ने बेचा है. तो अब सवाल ये कि हमने रूल क्या पढ़ा. अगर पुट टू पर्सनल यूज है तो क्या समझा जाएगा? कितने का बेचा है? दिखाइएगा, किताब दिखाइएगा जी. निकालिए जरा कॉस्ट वाला टॉपिक और उसमें देखें द कंसिडरेशन रिसीव. सर जी, the consideration received for an asset treated as disposed and applied to person is charter C to be used shall be the fair market value. और यार पॉइंट समझ आ रहा है? तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज प्रोसीड और कॉस्ट उसकी होगी और 0.5 मिलियन का क्या आ जाएगा? 0.5 मिलियन का कंसिडरेशन रिसीव्ड आ जाएगा. सर जी, आज के दिन में मैंने आपको चैप्टर 7-8 खत्म करवा दिया. अभी 5 मिनट है, कुछ पूछना है पूछिए, मैं आगे. अभी भी 5 मिनट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं हाजिर हूं. $53 रेट है. आपने 2 मिलियन रुपए तो नहीं लिए, 2 मिलियन दिरहम लिए. तो रेट नहीं लगाना था 53 का. इस पाकिस्तानी रुपये में कैलकुलेट. जी सर जी, कोई सवाल? तो मेरे मुताबिक मैंने आपको चैप्टर 7 विद ऑल एग्जांपल एंड पास्ट पेपर्स करवा. जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट ये अमाउंटाइजेशन है कि डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन जितने परसेंट है जी, इंटेंजिबल है. जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट अमोर्टाइजेशन लेस करने की इजाजत होगी. ये लिखा हुआ है. यही वाली बात मैंने आपको, असल में ये वाली बात यहाँ पर नहीं बताई थी. मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें इंटेंजिबल लिखा होता 3 स्टेप में वो 3 बातें लिखी थी, उसमें ये वाली बात कवर है जी. और कोई सवाल सर जी? ले सर. सर जी, एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि क्या कैपिटल नेचर एक्सपेंस डब्ल्यूडी में शामिल होगा, डेप्रिशिएट होगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है वो कॉस्ट में शामिल होता है और उसकी डेप्रिसिएशन लेस होती है. ठीक है,
अगर उसकी अगर वो डेप्रिशिएबल हो तो कैपिटल नेचर का खर्चा अमोर्टाइजेबल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। अगर सर कंसिडरेशन रिसीव का सेकंड लास्ट पॉइंट बता दें। कंसिडरेशन रिसीव का सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि जितने का एसेट कंसिडरेशन रिसीव्ड का सेकंड लास्ट पॉइंट बता दें। भाईजान ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया था। दो या दो सर आप इस पॉइंट की बात करें, दो या दो से ज्यादा एसेट हो, वॉशिंग मशीन और स्पिनर वाली एग्जांपल देके बताया हुआ है मैंने। क्या समझा जाएगा कितने का एक एसेट बिका, फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर अपोर्शन कर देंगे। जी सर, एक मिनट में ये सवाल पूछा था मैंने बता दिया। सर बैड डेट में ए माइनस बी वाला फॉर्मूला समझा देंगे, ये तो मेरा ख्याल है मैंने 5 बार बताया हुआ है। ए क्या है, बैड डेट रिकवर्ड। बी क्या है, एक्चुअल माइनस अलाउड। बुरे वाला में तो आपने अमाउंट पेड का लिया था सर जी, ये पूरी लाइबिलिटी है, पूरा पेबल है, ठीक हो गया। इसलिए हमने पूरा जितनी अमाउंट है उस पर रेट लगाया। शाहजेब रजा आपके सवाल का जवाब दिया, बल्कि शुएब हसन के सवाल का जवाब भी दिया। सर हमने एवरेज रेट कैसे लिया भैया, आपने लोन आपका थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग रहा है ना, तो उसमें फिर ओपनिंग या क्लोजिंग रेट नहीं बनता, उसमें एवरेज रेट बनता है इंटरेस्ट के लेने के लिए। इंटरेस्ट लेने के लिए उसमें एवरेज रेट ही लिया जाता है। 10.5 तो बिल्कुल सिंपल है। वो ये बात कहता है कि उसने आपको बाकायदा बताया हुआ है इससे इस इंस्टॉलमेंट के दरमियान बार्गेन परचेज प्राइस क्या होगी। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, आपने ये देखना है 15 इंस्टॉलमेंट है तो भी बार्गेन परचेज प्राइस 5 लाख होगी। आफ्टर मेच्योरिटी है तो रेजिडेंशियल वैल्यू होगी। 20th इंस्टॉलमेंट है तो 2.5 लाख होगी। उसने आपको चार्ट दे दिया ना, इसके मुताबिक करना है। आरिफ राशिद के सवाल का जवाब भी दे दिया। उस्मान अली ने कहा है 10.5, वो भी मैंने बता दिया। ले सर, जो सवाल थे आप लोगों ने पूछे वो मैंने बता दिया है। 0.5 टैक्सेबल होगा 16 में, यस सर। टैक्स WDV और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन तो रियल कॉस्ट पर चार्ट होगी, और इसको रियल कॉस्ट माइनस करके। मुझे शुएब आपके सवाल का समझ नहीं आया, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे वॉइस में कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं आप क्या कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।